नमस्कार, रुआ देख रहा बानी भोजपुरिया दस्तक। 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार के विक्रमगंज के स्टेडियम में देश भर से किसान लोग के जमावड़ा लगल। अवसर रहे किसान महापंचायत के, जौना में देश भर से आंदोलनकारी सहित किसान लोग भाग लेलन और अपना अपना विचार के रखलन। जौना में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, किसान महासभा के अध्यक्ष रुदलू सिंह और दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करे वाली महिला जसवीर सिंह और लखीमपुर खीरी में आंदोलन करे वाले किसान तेजेंद्र सिंह बिक्की सहित प्रमुख आंदोलनकारी मेधा पाटेकर जी भी साथ भाग लेनी। भोजपुरिया दस्तक के यहाँ से बहुत देर तक बातचीत चलल, रुआ भी सुनी वहाँ के का बात कैनी। प्रमुख आंदोलनकारी महिला नेताओं में से एक है। सरदार सरोवर बांध पर आपने बहुत से बड़े आंदोलन किया, उसका कोई लाभ मिला आम पब्लिक को? देखिए, सरदार सरोवर के हमारे आंदोलन को 37 साल पूरे हुए हैं। अभी बहुत बड़ा 10,000 का ऐसा ही एक जमावड़ा था जिसमें हमारी 2/3 महिलाएं थी। आज सरदार सरोवर में 50,000 परिवारों को पुनर्वास मिल गया, उसमें 20,000 परिवारों को 5 एकड़ ज़मीन का हक मिल गया। ज़मीन नहीं दी उनको 60 लाख करवा दिया, ये सब हो गया। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ, वो भी हमने पोल खोल कर दी वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी जो लाभ हानि है, इसके बारे में हमने जो सवाल उठाए थे वो सवाल सही साबित हुए हैं। आज अमित शाह बिहार में आए हैं, क्या बोलेंगे? मुझे अर्बन नक्सल बोल रहे हैं अभी सब जगह जाकर कि मैं तो ML पार्टी की नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं, किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं हूँ। और नक्सलाइट क्या होते हैं? सशस्त्र संघर्ष को मंजूरी देते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं मंजूरी देते, एक पत्थर भी नहीं उछालते। हम गांधी, अंबेडकर, पेरिया, जयप्रकाश इनके चेले हैं। हम मार्क्स, लेनिन के पूरे गरीबों के प्रति जो संवेदना थी, जो सिद्धांत थे, उनको भी अपनाते हैं। लेकिन एक कोई हम लोग एक आइडियोलॉजी पकड़ के नहीं चलते। आज ये जो झूठ दावा कर रहे हैं उसके साथ वो कह रहे हैं कि हम गुजरात विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं। इसके लिए उन्होंने कच्छ से CM गुजरात के जो है उन मुख्यमंत्री से मोदी जी को बाजू में बिठाकर उन पर कैमरा फोकस करके जाहिर किया कि हम लोगों ने कच्छ को 5 साल पानी नहीं मिलने दिया। ये तद्दन झूठ है। में सालों पहले पहुंचा है, पर इन्होंने सब अडानी के 4 पोर्ट्स को दिया, जिंदाल स्टील को दिया, कोयले के प्लांट्स को दिया और गांधीधाम, मुद्रा, अंजार जैसे शहरों को दिया, पर किसानों को पानी नहीं देना था। इसीलिए जो कच्छ की ब्रांच कैनॉल है उसके छोटे कैनॉल का नेटवर्क आज तक बनाया नहीं। अभी मोदी जी उद्घाटन करने गए, जिस मांडवी ब्रांच कैनॉल का उद्घाटन किया नहर का, वो 24 घंटे बाद उद्घाटन के टूट गई। आपको मैं चैनल का रिपोर्ट भेजूँ गुजरात के, जहाँ आजू बाजू के गांव वाले सरपंच, उप सरपंच आकर अधिकारियों को सवाल किए और जहाँ वो खड़े थे वहाँ ऐसी कैनॉल के अंदर मिट्टी भरी हुई थी। तो ये सब झूठ दावा करते हैं। आज इनका जो दावा था सिंचाई का वो साबित नहीं हुआ, ये हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स है और भाजपा के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे सुरेश मेहता, जो पानी के अभ्यासक थे गुजरात के, उनको भी समझ में आया है। उन्होंने बड़ा आर्टिकल लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है कि गुजरात के 6 करोड़ लोगों को मोदी जी ने फंसाया है। आपको क्या बताऊं? और इसकी कीमत 4,200 करोड़ रुपया बताकर लाभ हानि का हिसाब लगाया था। आज वही खुद मान रहे हैं कि ये 55,000 से 60,000 करोड़ तक खर्चा हुआ है। यहाँ जो सोन है, सोन से बालू उत्खनन होता है और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये रिपोर्ट है कि 3 महीने तक खनन नहीं होना चाहिए, उस दरमियान भी बीच में खनन होता रहा है। सरकारें केवल मुखदर्शक बनी रही। इस पर कुछ महीने की बात नहीं है। 27/2/2012 में दीपक कुमार विरुद्ध हरियाणा राज्य सरकार का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ कहा है कि रेत कुछ भी निकालनी है तो मंजूरी चाहिए। 50 हेक्टर तक राज्य सरकार में केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, जिसको स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी कहते हैं, उसकी मंजूरी चाहिए। 50 हेक्टर से ज़्यादा अगर दे देंगे तो केंद्र मंत्रालय से ही मंजूरी लेनी चाहिए। ये मंजूरी लेते नहीं हैं, अवैध चलाते हैं। मैंने खुद केस चलाई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। 6 मई 2015 का स्टे ऑर्डर हाथ में है, क्योंकि
वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बताता है। उसके बाद 2013 में एनजीटी ने हर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखे हैं कि आपको ये रोकना पड़ेगा अवैध रेत खनन क्योंकि इससे तो जलचक्र ख़त्म होता है और जलचक्र ख़त्म मतलब नदी ख़त्म होती है। तो ये बात इनको पता है, फिर भी अवैध रेत खनन क्योंकि राजनीतिक माफिया इनको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आज नर्मदा में भी एनजीटी की भी ऑर्डर है, मई 2017 की, 2015 मई की हाईकोर्ट की ऑर्डर है। अभी फिर से हमारे अवमानना की केस लगी है। मतलब लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। अगर बचाना है, रेत केवल नहीं बचानी है, नदी बचानी है तो रेत खनन सबसे गहरा आघात है। यमुना के किनारे स्वामी निगमानंद ने उपवास करके जान छोड़ी, वहाँ अगर उनको प्रतिसाद मिलता और रेत खनन रुकता तो यमुना बच जाती। आज यमुना एक नाला बन गई है, वैसे नर्मदा बनने वाली है। अभी तो बोट से हम आ सकते थे, लेकिन बीच में बांध है तो कहे एक बोट लेकर वहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये पूरा जो भूकंप प्रवण क्षेत्र है उससे भूकंप बचाना है तो रेत खनन रुकना ही पड़ेगा। उससे पूरा नीचे का चक्र खत्म होता है एक सवाल और प्लेट्स प्रभावित होती है। पहाड़ों को काटने पर भी रोक लगाया हुआ है, जिससे मजदूरों को काफ़ी इससे प्रभावित होना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा आप अगर शराबबंदी करोगे तो शराब बेचने का धंधा करने वाले मुसाहर भी प्रभावित होंगे, ये तो बात होती है। लेकिन हमारा मानना है कि उससे मज़दूरों के परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा होती है जो गुजरात में शराबबंदी के बावजूद होती है। लेकिन हम लोगों को शराब तो रोकना चाहिए, वैसे ही पहाड़ काटना रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लैंडस्लाइड्स हो रही है। केरल में सैकड़ों लोग मर गए इस साल जो बाढ़ आई उससे, तो फिर वो जो वेस्टर्न घाट से। तो फिर घर कैसे बनेंगे? नहीं, घर बनाने के देखिए इसमें अभी बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। हर क्षेत्र की जो तकनीक है उसको बदलनी चाहिए। उसे शर्म आती है, हम लोग बड़ी गाड़ी में जाते हैं तो अभी ये अगर चलते रहेंगे तो हाईवे फ्लाईओवर बनेंगे, उसमें खेती जा रही है। हर चीज़ क्षेत्र की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए प्राइवेट गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं, हम बैठे और पहुँचे। वैसे ही हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जीवनशालाएँ चलती है। अब देखेंगे तो अभी हमारे पर कोई आरएसएस के एक फालतू लड़के ने एक एफआईआर दाखिल किया, जीवनशाला चलती ही नहीं है। अब पुलिस जांच के लिए गए, वही देखकर पता चला उनको, बोले पीएम ऑफिस से सब कुछ चल रहा है। तो देखिए, सब झूठ आरोप और ये सब जो चलता है। हम लोगों को हर क्षेत्र में, हमने जैसे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बनाया उसमें स्वदेश फिल्म हो गई, हर क्षेत्र में जो वैकल्पिक तकनीक है उसको करके दिखाना ये भी हमारा फ़र्ज है। हम केवल बोल नहीं सकते ये रोको वो रोको, ये हम मंजूर करते। रोजगार देना है, पलायन रोकना है। हमारे गरीब बस्तियों में बिहार के यूपी के लोग भरपूर पड़े हैं, किस प्रकार के जीते हैं, उनके घर की व्यवस्था, घर का अधिकार हम ही लोग लड़ के कर रहे हैं, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से। तो ये सब अगर रोकना है तो विकल्प देना होगा। यहाँ रोजगार निर्माण कर रही है क्या सरकारें? अभी नई सरकार आई है, उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा, पर हमारे साथ वो बातचीत करें तो हम लोग उनको रोड मैप हर क्षेत्र का दे सकते हैं। बहुत सारे अस्तित्व के सवाल है, उसको अस्मिता के मुद्दों को उछालकर सरकारें नकार रही है, खास करके केंद्र में बैठे हुए सत्ताधीश। तो लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों को इंसान से इंसान को जोड़ना चाहिए। गंगा यमुना तहजीब और नफ़रत छोड़कर मोहब्बत से एकजुटता दिखाएंगे तो अपने जो मुद्दे हैं बुनियादी अधिकारों के, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, जीने का अधिकार है, आजीविका का है, ये हम लोग आगे बढ़ाकर मंजिल तक ले सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने एक संकल्प पत्र तैयार कर उसे मानने वाले देश भर के सैकड़ों संगठनों ने मिलकर ये तय किया है कि 2 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच हर जिले में एक संगठन करे या अनेक संगठन एकत्रित होकर करें, पर ऐसी पैदल यात्रा करेंगे जो 75 किलोमीटर की रहेगी। और रास्ते में बात करते करते इसलिए 4 या 5 दिन चलेंगे, पर ये
नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा होगी। और उसके बाद जनवरी में 5 दिन दिल्ली के सीमा के पार से चलकर हम लोग जंतर मंतर 30 जनवरी को पहुंचने वाले हैं, जहां बड़ी हज़ारों की आम सभा होगी। बिहार के तो लोग गाड़ी भर भर के पहुंचते हैं, हमने जेपी के आंदोलन के समय भी देखा है। और आपके मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर